आज के क्लास के लिए मैंने आपके बीच बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। आपको पता होना चाहिए हर एक एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण होता है ये 5 सेंटर्स। सबसे पहले आप ये चीज़ जानिएगा, यहाँ पर 4 प्रकार के केंद्रक का अध्ययन है, लेकिन आप एक जानिएगा एक केंद्रक और भी है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है, तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। 4 ही नहीं 5 पढ़ेंगे हम लोग। पहला है आपका इन सेंटर अंतः केंद्र, सरकम सेंटर बाह्य केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, और सेंट्रोइड केंद्रक, और एक्स सेंटर बही केंद्र। क्लास लंबा जाएगा, हर एक चीज़ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये सभी को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। मैं सारे को एक जगह लाया हूँ कि सारे सेंटर आपको समझ में तो आ जाए कि कहाँ है कौन सा सेंटर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ ही पे सबको समझा दूंगा और एक एक करके लेकर चलूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे इन सेंटर, इन माने अंदर, इन सेंटर अंतः केंद्र, मतलब ये तो तय है कि किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहा है। तो वो किसकी बात कर रहा है? एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल होगा, उसका सेंटर होगा, उसको हम लोग इन सेंटर कहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन सबसे बड़ा इसमें खड़ा होगा कि आखिर जो इन सेंटर होगा, बात समझिएगा, ये सेंटर कैसे पता चलेगा? तो ये जो लाइन है, ये जो 3 गो लाइन इसमें मैंने खींचा है, ये क्या है? तो इस कोण के समद्विभाजक है। यहाँ से जो है रेखा गया है, इस कोण को बीच से काट कर गया है। बीच से काटना समझते हैं, मतलब अगर मान के चलिए पूरा कोण था 40 डिग्री, तो इस तरफ 20 डिग्री होगा, इस तरफ 20 डिग्री होगा, यानी कि इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ये लाइन को क्या बोलेंगे? कोण समद्विभाजक। तो एक त्रिभुज में 3 कोण समद्विभाजक होगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से। ये तीनों एक ही जगह से पास करेगा। This is the logic for the triangle. Understand? Now all 3 angle bisector meet at a point, and from this point to side of the triangle, if we construct take a radius and construct a circle, this circle is known as in circle. इन सेंटर इसी का सेंटर होता है और इन सर्कल कहलाता है। बात समझ, इसको आई से हम लोग नोटेशन देते हैं। इसका पूरा डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग आगे समझ लेते हैं सरकम सेंटर क्या होता है, बाह्य केंद्र। इससे सुनकर लग रहा हो कि बाहर की बातें हो रही है, तो देखिए जरा यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये क्या होता है? तो एक साइड लीजिए और उसको बीच से काटिए, एकदम बीचों बीच 90 डिग्री जाना चाहिए। ये लाइन इससे गया, इसको काटेंगे, ये लाइन इधर गया, और इसको काटेंगे, ये लाइन इधर आएगा, तो तीनों यहाँ पे मिला, ये लाइन और ये लाइन। तो ये जो हो गया, यहाँ पे क्या कीजिए, एक पेंसिल रखिए, सॉरी बाइसेक्ट करने वाले का यहाँ पे नोखी रखिए, मतलब, और यहाँ पे पेंसिल रखिए और गोल घुमा दीजिए, यानी इसको रेडियस लेके घुमा दीजिए। तो आप देखेंगे एक रेडियस यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये जो तीनों कॉर्नर से जो पास करेगा सर्कल, उसी का सेंटर कहलाता है सरकम सेंटर। और ये सर्कल है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का निर्माण कब होता है? जब इसके साइड को क्या करते हैं, हम बीचों बीच काट देते हैं, एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहाँ मिलता है वहीं से हमको खींचना रहता है। अंडरस्टैंड? तो ये सरकम सर्कल, इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इस रेडियस को, सेंटर को ओ से सूचित करते हैं। आगे कहा जा रहा है आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी ऐसा चीज़ का बात कर रहा है जो कि ऑर्थो सेंटर मतलब लंब बनाता हो। ऑर्थो का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री पर हो सीधा, यानी कि ये याद रखने का तरीका होता है। यानी कि ये देखिए ऑर्थो सेंटर क्या है। ऑर्थो सेंटर के बारे में कहा जाता है इसको लंब केंद्र। ये पृथ्वी पर सीधा खड़ा रहता है, जमीन है, ये जमीन है, जमीन पर एकदम सीधा होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ से आएगा वर्टेक्स से सामने वाला और इस पर 90 डिग्री बनाएगा। ये ज़रूरत नहीं है कि इधर इधर का साइड बराबर होगा, ये ज़रूरत नहीं है। ये अगर आइसोसेलस होगा या ये इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा तब जाके बराबर होगा, स्क्लेन में नहीं होगा। तो उसकी बात छोड़ दीजिए। बात यह ध्यान रखना है कि ऊपर से आएगा ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर से जाएगा 90 बनाएगा, इधर से जाएगा 90 बनाएगा, और ये जहाँ मिलेगा एच से सूचित करते हैं, और इसी को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। याद रहेगा, ये बात को आपको
ख्याल रखना है। लंब केंद्र जहाँ मिलता है उसको हम लोग लंब सारे मिलते हैं उसको लंब केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा सर्कल की बातें नहीं होंगी। सर्कल की बात दो ही था जो मैंने ऊपर बता दिया, ये समय सर्कल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अब लंब केंद्र होगा जब इसका लंब एक जगह मिलेगा, वो ऑर्थो सेंटर। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों देगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप पकड़ पाएंगे आराम से। इसके बाद एक आता है डायरेक्ट, हम बोलते हैं उसको केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब है सेंटर बनाना। तो सेंट्रोइड, सेंटर से एक याद रखिएगा कि ऊपर से एक लाइन आता है कॉर्नर से और नीचे वाले को सेंटर बनाता है, मतलब ये यहाँ से बराबर होगा, यहाँ से यहाँ बराबर होगा, ये सेंटर बनाएगा। माध्यिका के नाम से इसको जानते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं। बस में बीच से काटना, मीडियम बनाता है, मीडियम। इधर इधर वाला बराबर, अब यहाँ से गया है तो इसको बराबर काटेगा, यहाँ से जाएगा तो इसको बराबर काटेगा। तो ये दीज ऑल लाइंस नोन एज मीडियन। और सेंट्रोइड कहलाएगा दिस इज। ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, जी से सूचित करते हैं, ग्रेविटी सेंटर, जी माध्यिका, माध्यिका का जी, ठीक है। इसको केंद्रक सेंट्रोइड बोलेंगे इंग्लिश में, इसलिए सेंट्रोइड बोलेंगे, सेंटर बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्थो पर 90 डिग्री, अर्थ पे नीचे 90 डिग्री था, और इसे याद रखने का तरीका है, सेंट्रोइड सेंटर बनाएगा, इसका सेंटर काटेगा। और ये तो आप समझ गए, सर्कम सेंटर बाहर से घूमेगा, इन सर्कल अंदर जाएगा। सर्कम सेंटर में जो भी इसका साइड होता है, मैंने बता दिया साइड क्या होता है, 90 डिग्री काटने पर मिलता है उसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट करके जो जाता है वहाँ से इन सर्कल खींचा जाता है। चलो भाई इतनी जान गए बात, और है बचा हुआ एक है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, बही केंद्र। ये क्या होता है, तो जैसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो एक ट्रायंगल के किसी दो भुजा को ऐसे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, जैसे ही बढ़ाया और यहाँ से इसका बाइसेक्टर गया, ये बाइसेक्टर मतलब यह बीच से काटा, ये भी बीच से काटा, मतलब इधर का कोण बराबर, इधर का कोण बराबर है, ठीक है। ये 40 तो ये 40, मान के चलिए 10 तो ये भी 10। ये जहाँ मिला है, ये जिस सेंटर पे मिला इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स सेंटर। आप यहाँ से ना एक सर्कल खींच सकते हैं, इस सेंटर से आप मिला के एक सर्कल खींचिएगा ना, तो सर्कल ऐसे कुछ टच करके जाएगा। एक सेंटर से एक सर्कल आप खींच सकते हैं, बात समझ में आ रही है। एक सर्कल से भी ऐसा, उसी तरह आप इधर भी बना सकते थे, इसको ऐसे बढ़ाते और इसको ऐसे बढ़ाते, और एक इधर भी बनता, एक इधर भी बनता, ठीक है। आगे हम लोग इसके डिटेल्स करने वाले हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो मैं अब आगे एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप भी इस तरीके के बना लें शुरू में, और थोड़ा दीवार पे चिपका लें, मतलब दीवार मतलब वॉल जो आप जहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा याद हो जाएगा आपको भी ऐसे। इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि आगे मैं पढ़ाऊँगा तो अब समझ में, माइंड में आएगा, वरना ये सब सेंटर माथा ख़राब कर देता है बच्चों का। आगे बढ़े तो अब एक एक करके अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन भी हम लोग करते चलेंगे साथ में। पहले कहा जा रहा है इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। तो सबसे पहले कह रहा है एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। अ लाइन व्हिच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। AOB, this is the angle at O. Here OP is the angle bisector. It means if OP is angle bisector, it means this side angle and this side angle opposite to OP, this side and this side both are equal. Understand? Here if line OP divides angle AOB in two equal parts, OP divides AOB in two equal parts, this and this, that is angle AOP and BOP equal to half of angle AOB. Yes or not? Both are half of full angle AOB. Then OP is an angle bisector. I think you can understand what is the meaning of angle bisector. Now the next point, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी त्रिभुज की का कोण समद्विभाजक दो तरह से हो सकता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर और इंटरनल, आंतरिक या अंतः, और एक्सटीरियर और एक्सटर्नल, बाहरी या बाह्य हो सकता है। आइए उसको देखिए। यहाँ कहा जा रहा है, समझिएगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल
इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज के अंदर में यदि कट रहा हो तो इसको इंटरनल बोलेंगे। यही लाइन लिखा गया है यहाँ पे। किसी त्रिभुज का आंतरिक समद्विभाजक का मतलब है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण को समद्विभाजित करता हो। बात समझ में आ रही है? कह रहा है इस जो पिक्चर है इसमें कह रहा है यदि रेखा AD इस प्रकार है कि BAD बराबर CAD, BAD और CAD मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो कहा जा रहा है AD आंतरिक कोण समद्विभाजक कहलाएगा। आंतरिक कोण समद्विभाजक AD कहलाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट सब चलेंगे एक एक करके। पहला यहाँ पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है। ये प्रमेय कहता है, जो कि पिक्चर दिखाकर ही समझ में आएगा, पिक्चर देखना पड़ेगा, ये पिक्चर ऊपर वाला से ही लिखा गया है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। अंडरस्टैंड? यानी कि ये जो लाइन है ये कैसे काट रहा है आपको पता है? अगर आप रेशियो ले रहे हैं ये साइड और ये साइड का, यहाँ से आया है ना, द AD इज कमिंग फ्रॉम द वर्टेक्स A, सो वी कैन टेक AB side and AC side। AB by AC is equal to BD by DC। Understand here, BD by DC is equal to AB by AC। You can also say that AB by AC equal to BD by DC। This is the, अच्छा एक चीज़ और जानना है यहाँ पे कि all the lines coming from the vertex and touch to the in front of the angle side, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉन एज सीवियन। एक चीज़ याद रखिए, ये जो ऊपर से लाइन आता है, कोई भी लाइन हो जो यहाँ से आके यहाँ से टच हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑल आर ऑल्सो नॉन एज सीवियन के नाम से इन सभी को जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में ये बात समझ में आ गया होगा कि दिस इज नॉन एज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाए आपसे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, तो यही है कि ये जो लाइन आएगा अगर नीचे आकर एंगल को बांट कर आया है, यहाँ बराबर काटा है, उस समय क्या होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। इस पर आधारित एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो आपके आंखों के सामने है। आराम से देखिए और समझ के इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ कहा जा रहा है इन दिस क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स AC एट द पॉइंट D। इसका बाइसेक्टर आया है, बाइसेक्टर बोलने का बाइसेक्ट मतलब बीच से ही काटेगा, ध्यान रखिएगा, कहेगा नहीं कि ये बराबर एंगल है, आप खुद समझ जाइए कि ये एंगल बराबर होगा, बाइसेक्टर है इसीलिए D पर आकर मिला है। आगे कहा जा रहा है इफ़ AB 12 सेंटीमीटर है, AB जो है 12 है, आगे कह रहा है BC 18 है और AC 15 है, इस सभी का वैल्यू दे दिया। कह रहा है देन फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर AD। आपको कह रहा है AD निकालिए। AD कैसे निकलेगा AD? तो आप कहेंगे सर मैं अभी आपने बताया है, क्या बताया है, एक सेकेंड सर, अभी आपने बताया है कि हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो लेंगे, यानी 12 बटा लिखेंगे 18, ये बराबर हो जाएगा सर इसका और इसका रेशियो, यानी मान के चलिए इसको x मानते हैं सर, ये निकालना है ना, x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 15 है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। ये समझ में आई क्यों कैसे मैंने लिखा? चूँकि इतना बटा इतना लिखना था, ये तो मेरे को पता नहीं था, यही निकालना है, तो हमने इसको x मान लिया, तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा x माइनस 15, क्योंकि टोटल 15 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस कटने वाला को काटिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, क्रॉस गुना करिए, यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 दूनी 30 और माइनस 2x, ये आके इधर जुड़ जाएगा 5x इक्वल टू 13, x बराबर 6। सो दिस इज द 6 एंड दिस इज द कितना हो जाएगा 9, 9 6 15। हाँ यहाँ देखिए निकाला भी गया है, जो मैंने निकाल के लिखाया है निकाल दिया गया है उसी बात को, जो यहाँ का रेशियो निकलेगा, जो ये रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा, काट के निकाल दिया गया। यहाँ भी 6 आया है। ये टॉपिक कंप्लीट। अब मतलब इससे रिलेटेड बहुत बातें अभी करना है, मतलब जस्ट एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। कोण के समद्विभाजक की लंबाई कैसे ज्ञात करें? ये जो समद्विभाजक इसका लंबाई कैसे ज्ञात करिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 बातें यहाँ पे आपको अभी बताएंगे हम।
और ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले है कि अगर मान के चलिए इसका भुजा दे दे ए पी और सी, और मान के चलिए ये जो कटा है रेशियो में एक्स रेशियो वाई कटा है, आप क्या करेंगे, एडी निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। एडी स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल ए गुना बी, और इसमें से घटाना रहता है इन दोनों का गुणनफल एक्स और वाई। फिर से देख लीजिए, एडी स्क्वायर, एडी क्या है, ये वाला का स्क्वायर, इधर इधर का गुना कर देंगे, ए बी इसमें से घटा देंगे एक्स और वाई। एक फार्मूला तो यहाँ पे है, दूसरा फार्मूला इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, मान के चलिए ए बी सी मैंने कहा, और यहाँ से ये आया है, एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों बराबर है, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा सी है, ये डी पर आके मिला है, ये पूरा सी है। उस समय का फार्मूला हो जाएगा ए डी निकालते समय कुछ नहीं करना है, 2ab cos थीटा बटा के नीचे a प्लस बी। सिर्फ इससे और इससे आप ये निकाल सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि आपको ये एंगल देना पड़ेगा। ये पूरा कितना एंगल है वो आपको पता होना चाहिए पूरा। दिस एंगल इज इम्पोर्टेंट। यदि एंगल दे दिया और इधर इधर वाला दे चुका है तो आप आराम से इसका हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, 2ab cos थीटा बटा के नीचे a प्लस बी, 2ab cos थीटा बटा a प्लस बी। और जब एंगल नहीं देगा वो भी मैंने बता दिया। मान के चलिए एंगल नहीं दिया हुआ रहता और ये पता रहता है एक्स और वाई, आराम से इसका गुना करते और उसमें से इसका गुना घटा देते तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ है अब एक्सटर्नल बात करते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, वही बात लिखा हुआ है ये लाइन में कि एंगल बाहर वाला कटेगा। ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ बना है ये एंगल पूरा, तो इसका 20 से गया है, ये 20 से जाने का मतलब है इधर वाला और इधर वाला एंगल बराबर है और यहाँ टच हुआ है। अब कह रहा है कि अगर आपको कोई एंगल ये जानना है तो कुछ नहीं करना, एंगल ए को 180 से घटा दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, तो ये दोनों आधा आधा हो जाएगा। वही यहाँ लिखा गया है, पाई मतलब 180 से एंगल ए घटाइए, क्योंकि यह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है 1 2 3 एंगल फॉर्मेशन हुआ, बट ये दोनों बराबर है, ये अलग है। तो ये जितना होगा 180 से घटा दीजिएगा और आधा कर दीजिएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ कहा गया है। और ये थ्योरम क्या होगा, तो थ्योरम जैसे उसमें हमने लिखा था ना वैसे यहाँ पे भी होगा, ये भी थ्योरम यहाँ भी जान लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रेशियो बनेगा ए बी का ए सी का, दोनों साइड का रेशियो हो गया। अगर ये अंदर गिरता तो इतना बटा इतना लिखते ना। अब चूंकि बाहर चला गया है तो इस पर ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला और छोटा वाला लिखिएगा, यानी बी डी बटा डी सी, ये समझना है आपको। फिर से लिख के दिखाता हूँ, एक बार बड़ा एक बार छोटा लिखा जाएगा, तब ये और ये के रेशियो के बराबर होगा। नहीं, ए बी बटा ए सी बराबर कब होगा, तो आप लिखेंगे बड़ा वाला बी डी बटा सी डी। आप मन में सोचिए ना, आप ये एक ऐसा तंबू बना हुआ है, ऐसे करके एक डंडा लगा है और इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करेंगे तो एकदम जस्ट सामने मन में सोचिए ये है, तो फिर हो गया ना, फिर तो वही बात हुआ ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आप लिख सकते हैं इसके एक्सटीरियर थ्योरम में। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए जो मैंने अभी थ्योरम बताया यहाँ पे दिया गया है आपको, है ना, ये बी डी और सी डी और ए बी और ए सी जो मैंने भी लिखा वही चीज़ यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, चलिए उस चीज़ को यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाहर कटा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो लिखने का तरीका क्या है, थ्योरम क्या कहता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, कि इसका इससे बटा करिए, ये बराबर हो जाएगा ये पूरा और ये छोटा वाला, ये पूरा और ये छोटा वाला के बराबर हो जाएगा रेशियो। अब इस पे आधारित एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है पहले क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा जा रहा है इसमें, इफ द गिवन फिगर टू एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, मतलब यहाँ से ये पूरा और यहाँ से यहाँ, बी सी इक्वल टू 40 एंड बी ए इक्वल टू 8 and CD equal to here is the CD equal to 24, then AC is equal to, पूछ रहा है AC कितना हो जाएगा आपसे।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है या नहीं एक्सटर्नल। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो आप यहाँ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कह दिया है, बट आपको एक चीज़ समझना होगा। EAD कहाँ था? EAD यहाँ था, EAD बराबर EAC। अगर ये वाला इसके डबल है, मतलब समझ रहे ये कैसे लिख दिया है, जान कैसे बदमाशी किया है। EAD इसको डबल करने पर ये पूरा बन रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा? दोनों x होगा, मान के चलिए x है, या आप इसको क्या करिएगा, डबल कर दीजिएगा x को, तो 2x हो जाएगा। और ये पूरा कह रहा है उसके बराबर है, मतलब ये x होगा। समझे? वही लिखने का ही तरीका बदल दिया। तो फिर अपना रेशियो पर आ जाइए। रेशियो क्या लिखिएगा? AB बटा AC बराबर होगा BD बटा CD। उसी का वैल्यू डाल के यहाँ निकाल दिया। अब देखिए इन सेंटर क्या होता है, इतना देर आपने देखा। अब देखिए इन सेंटर पर आ गया बात। अभी उसी टॉपिक में इन सेंटर बनेगा ना। मैंने अभी बताया था कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है वो जहाँ सटता है उसको आई से सूचित करते हैं, इन सेंटर होता है। और यहाँ से आप एक ऐसे एक सर्कल खींच सकते हैं। कह रहा है त्रिभुज की आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। जो समद्विभाजक होते हैं, ऑल समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं तीनों, उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। उसी के बारे में यहाँ कह रहा है। अब इधर आइए, पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक छोटी छोटी बातें समझ लेंगे हम लोग। यह कह रहा है दूसरे शब्दों में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। जो अंतर में वृत्त होता है उसका केंद्र होता है। आई इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा, तो आई इन सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का इन सेंटर और ट्रायंगल का अंदर होता है। अब इससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यहीं पे धीरे धीरे इसके रिलेटेड जितने फार्मूला होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज आपके सामने है, अंतः केंद्र की विशेषताएं। ऑल द 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू अ पॉइंट इन सेंटर। इसका मतलब क्या है? किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक समद्विभाजक एक बिंदु अंतः केंद्र से होकर गुजरते हैं। ये क्या कहा? यहाँ से देखिए, आप जब इस पिक्चर को देखेंगे, पीला वाला ही पिक्चर में, तो देखिए इसका जो एंगल बाइसेक्टर था, इसका एंगल बाइसेक्टर था, इसका एंगल एक जगह से गुजरा है आई से। तो यही ना कह रहा है वहां पे कि एक ही बिंदु से गुजरेगा तीनों। तब आप कहेंगे हाँ सर सही बात है, तीनों एक ही जगह से गुजरेगा। आगे कह रहा है कि द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू द इन रेडियस। यहाँ से कहा जा रहा है कि सर्कल बनाते हैं और ये जो बीच में आई बनता है, आई का मतलब क्या है आपको पता ही चल चुका है, इसको इन सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से सर्कल का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा और बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्या का काम करेगा ना, रेडियस का काम करेगा। तो इस पर जाइए, इस पर जाइए और इस पर जाइए, ये आर तीनों बराबर होगा, यानी कि इस सेंटर से इसके जो साइड की दूरी होती है हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये बातें मुझे लगता है अच्छे से याद आपको समझ में आ गई कि ये तीनों बराबर होते हैं। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ लिखा भी गया है, देखिए मैं ऊपर करता हूँ, इन बातों को यहाँ लिख के भी दिया है कि ID बराबर IE बराबर IF, ये तीनों बराबर होता है इन रेडियस। यहाँ पे कह रहा है नोट करना एक बात है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC मे और मे नॉट इंटरसेक्ट side BC at point E where the in circle touches the side BC of the triangle and the same in true for the other angle bisectors। इसका मतलब क्या है, इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये अच्छी बात कहा है। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ से जो आया है और यहाँ पे 90 डिग्री गिर रहा है, बात समझ में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ से जो आएगा ये एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये एंगल इधर बराबर काट के आता है। ये बहुत बार लगता है कि ये जो यहाँ आके टच करेगा ना, और जिस जगह पे ये टच कर रहा है ये जो सर्कल भी होगा वहीं टच करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बात, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि सर्कल टच ई पे कर रहा है और ये जो एंगल बाइसेक्टर आके गिरा है वो डी पे गिरा है। बात समझ में आ रही है? और सर्कल यहाँ टच कर रहा है, आपको लग भले ही रहा है कि यहाँ भी सर्कल टच कर रहा है, बट रियल में सर्कल यहाँ टच कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना चाह रहा है कि माइंड में रखिए दोनों अलग बात है, एक जगह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चांस है कि अलग अलग ही रहे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट D
डी पर आया है एंगल बाइसेक्टर आकर, और कह रहा है एंड द साइड बी सी टचेज द सर्कल एट ई। देख रहे हैं ई पे सर्कल टच कर रहा है, यही बात यहाँ लिखा गया है। अब इसे समझिए, यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट है दिस इज द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, हियर बी ई सी एफ एंड ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर मीट एट ओ एंड दिस इज नॉन एज द इन सेंटर। इफ वी टेक here to here and take a circle then the circle is touching all three sides। यहाँ कहा जा रहा है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, बस इतने जानिए। क्या है कि अगर ऐसा कंडीशन बनता है उस समय बी आई सी, ये जो एंगल बनता है ये होल एंगल बी आई सी, जानते हैं बी आई सी क्या होता है? 90 डिग्री में आप इस एंगल को जोड़ दीजिए, ए को आधा करके, ये इस एंगल के बराबर होता है, मतलब 90 में आपको इसको आधा करके जोड़ना है। आगे एक और कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये निकलेगा कैसे, तो उस समय होगा 180 में आपको घटाना रहेगा, ये पूरा एंगल आधा भी नहीं करना है, पूरा एंगल घटाना रहेगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको 90 में जोड़ना है इस एंगल के आधा करके, तो ये एंगल निकल जाएगा। अगर इस तरफ से देखिएगा, इस तरफ से ये वाला है ना इधर से, तो इस एंगल को आधा करके 90 में जोड़ दीजिए, ये बड़ा निकलेगा। ये निकालना है तो इसको 90 में जोड़ना है आधा करके, वही तीनों बात लिखा गया है, ठीक है। अब इस पर आधारित एग्जाम का क्वेश्चन देखिए जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत लोग जानते हुए होंगे। और ये किसके लिए लागू होता है, ध्यान रखिएगा। आई का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इन सर्कल का क्या है, रेडियस है, इन सर्कल का रेडियस है, इन रेडियस बोलते हैं इसको। अब 88 है, इसको आधा करिए, 44 को 90 में जोड़िए, ये आंसर आ जाएगा। नीचे देखिए बनाया गया है कि इस एंगल के लिए क्या करेंगे, 90 में एंगल ए का आधा यानी कि 44 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134। कहिएगा कि सर और कुछ हो जाए, तो देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए बेहतरीन क्वेश्चन एक और है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे अगला पॉइंट में कि त्रिभुज के दो बाह्य कोण समद्विभाजकों के बीच का कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे का अंतर होता है। यानी कि ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट फिर भी जानिए, ये जो बाहर कटता है, बाहर यहाँ ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। ये क्या कहलाता है, एक्स सेंटर कहलाता है। यहाँ से भी आप एक सर्कल खींच सकते हैं। और ये जो बाहर वाला है आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये इसको बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ये जो होता है कुछ नहीं करना है आपको, पीछे दिया है, एक सेकंड रुकिए तो जरा मुझे पेज पलट के देखने दीजिए, कोई नहीं, हाँ यहाँ पे देखिए बी ओ सी सबसे नीचे में लिखा हुआ रेड कलर से, बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी प्लस बी पी सी बराबर 180 होता है। खुद सोचिए ना, इसका और इसका जोड़ 180 होता है, बात समझ में आ रही है। तो अगर अंदर वाला है 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो बाहर वाला ये क्या हो जाएगा, आप खुद सोच लीजिए, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। ये 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा, ये 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। और मैं करके दिखाऊं क्या, देखिए एंगल ओ और एंगल पी लिखता हूँ, एंगल ओ प्लस एंगल पी। अभी आपने एंगल ओ का फॉर्मूला देखा है, 90 माइनस एंगल इसके बराबर में 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर 180 हो गया ना। अब 90 जाके घटेगा तो क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे सर 90 आने वाला है। हम कहेंगे एंगल पी यहाँ माइनस में दे दे जाके क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी यहाँ एंगल 1/2 तो यहाँ एंगल 1/2 होता है। आ गया ना बाहर वाला, देखिए ये वाला आ गया एंगल 90 प्लस एंगल 1/2, मतलब अंदर में यहाँ पे 90 में से घटाया जाता है इसका आधा और यहाँ पे जोड़ा जाता है, बस वही चीज़ माइंड में रखना है। यह क्वेश्चन दिया गया है उसी पर आधारित, कहा जा रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली। इसमें D और E तक बढ़ाया गया है। आगे कहा जा रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD इसका बाइसेक्टर N BCE कह रहा है मीट एट P पे दोनों जाकर मिला है। एंगल A का मान 88 है, तो कह रहा है कि आप ये वाला बताइए मेजर P का मान क्या होगा। देखिए जरा कैसे निकलेगा,
थोड़ा यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, बाय मिस्टेक से गलती मैंने कर दिया। क्या गलती किया, ये जो बाहर वाला होता है ना, ये 90 माइनस एंगल A/2 होता है, और यहाँ अंदर वाला होता है ये प्लस में होता है। मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पे मैं पहले सही बताया था, बाद में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जब इसको निकालेंगे तो ये प्लस में होता है अंदर वाला, ठीक है, तो ये बाहर जाके यहाँ माइनस हो जाता है। यानी कि ये जो बाहर वाला होता है ना, इस एंगल को 90 में से घटाना रहता है, यहाँ दिया गया है। जो बाहर वाला होता है वो 90 में से एंगल A/2 करेंगे ना, तो ये बाहर वाला निकल जाएगा, और यही प्लस करेंगे तो यहाँ वाला निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे सही मैं बताया था, देखिए यहाँ पे सॉल्व भी करके आपको मैं बताया था ये। अब ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा कि गड़बड़ कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे बाहर वाला निकालना है यहाँ का, तो कुछ नहीं करना है, इसका आधा करना है, और 90 में से क्या करना रहेगा, बस घटा देना रहेगा। तो 90 में से जब 44 घटाइएगा तो कितना आएगा, 46 आएगा ना। देखिए निकाला गया है 46, ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इन सेंटर एंड टू वर्टेक्स आर इन रेशियो इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका क्या मतलब होता है, बहुत आसान है, आराम से देख लीजिए कि अंतः केंद्र और त्रिभुज के दो शीर्षों से बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं नीला रंग में ये जो ट्रायंगल है, ये पीला रंग में, और ये है आपको रेड कलर में। तो जैसे एक एरिया निकालिएगा BOC यानी ये नीला वाला का, तो जानते हैं इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया और इसका एरिया तीनों का जब रेशियो लीजिएगा तो इसके साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो A, B और C का जो रेशियो बनेगा ना, वही इसके साइड का भी रेशियो होगा। बोथ रेशियो आर सेम, साइड के रेशियो के हिसाब से इसका एरिया का रेशियो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतः केंद्र प्रत्येक कोण समद्विभाजक को दो संगत भुजाओं और विपरीत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। बात समझे, इसका क्या मतलब है, तो आसानी से आप समझ जाइएगा कि मान के चलिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है कि आपने ऐसे काटा, ये तो बहुत देर से हम लोग काटते आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ कह रहा है यहाँ देखिएगा AI कहाँ पे है, AI और ID नीचे वाला, AI और ID, इसका जो रेशियो बनता है वो जानते क्या बनता है, आप B+C करिए और A करिए, इसके रेशियो के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है सर, तो ये जो ऊपर वाला होता है इन दोनों को जोड़ दीजिए उतना, और नीचे वाला जो होता है इसके रेशियो के बराबर होता है। कहिएगा दूसरे साइड से समझाइए सर, तो देखिए BI जो होता है, BI इसको और इसको जोड़ देना है और इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। A और C जोड़ देना है और B के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ये जो पार्ट होता है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इधर के बराबर होता है। वैसे ही इस साइड से भी आप देख सकते हैं। अब ये क्यों बताया जा रहा है उसको यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 24। ABC इसका पेरीमीटर मतलब तीनों का साइड क्या है, 24। आगे कह रहा है इट्स साइड BC 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC का बाइसेक्टर है कौन, यहाँ D लिख देता हूँ, D। व्हाइल I इज द इन सेंटर, यहाँ कहीं I लिख लीजिए, तो AI हो गया और ID इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा बताइए मेरे को। तो अभी तरीका मैं बताया आपको, क्या होगा कि AI और बटा ID बराबर होगा AB प्लस AC और बटा के नीचे BC, यही होने वाला है। इतना और इतना का जोड़ ऊपर वाला के बराबर होता है, ये जो होता है ये इसके बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का जोड़ निकालने के लिए क्या करना होगा, 9 नीचे लिखाएगा और 24 में से 9 ऊपर घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तीनों का जोड़ है 24 और ये 9 है, तो 24 में से 9 घटा दीजिए, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 15/9 काट दीजिएगा इसको, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे बनाया भी गया है, अब यहाँ देख भी सकते हैं जो मैंने अभी बताया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आई बातें। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आइए बात करेंगे हम लोग इन रेडियस से। एक पूरा हम लोगों ने इन सेंटर को कंप्लीट कर लिया, बात समझ में आया।
अब यहाँ से हम लोग करेंगे इन रेडियस। अब इस इन रेडियस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जो सीखा उसको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, रट लीजिए इसको। इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका सॉरी कहाँ मैं खींच दिया, इसका समद्विभाजक जिस जगह से तीनों गुजरता है यही कहलाता है आई, इन रेडियस कहलाता है, और अंदर से एक सर्कल जाता है इन सर्कल कहलाता है। तब इसके रेडियस वेडियस से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले है इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। तो इसको निकालने का तरीका है, अभी जो पिक्चर मैंने बनाया, ये आई हुआ, सॉरी इसको आर कहते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। और कोई क्या है कि आप आर निकाले, आर का वैल्यू निकालिए, तो कहिएगा कैसे निकलेगा। तो सर कुछ नहीं करना है, ये जो त्रिभुज होता है ना, ये ट्रायंगल का एरिया लिखिए और बट्टा में लिखिए एस। इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये क्या है, एरिया को सूचित करता है, एरिया। ये डेल्टा का मतलब हमेशा एरिया समझिएगा, ट्रायंगल छोटा सा बना दिया जाता है। और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब क्या, अर्ध परिमाप। ये दोनों को भाग दे दीजिए आपस में, तो निकल जाता है आपका आर का वैल्यू। जैसे एक पिक्चर देखिए, मतलब एक क्वेश्चन देखिए, इन ए बी सी पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर एंड इन रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला भी हमने देखा, इन रेडियस 7 है तो 7 डाल देंगे, एरिया के जगह पर छोड़ देंगे, सेमी पेरीमीटर आपको दिया हुआ था, सॉरी पेरीमीटर 24 दिया हुआ था, सेमी पेरीमीटर इसको बना के 12 लिख देंगे, इसका आधा कर देंगे, वही सेमी पेरीमीटर होता है। 12 84, तो एरिया कितना हो जाएगा 84। देखिए आ गया ना 84। बस यही करना है अगर आपको फार्मूला पता है तो, वरना परेशानी होगा आपके लिए। आगे कहा जा रहा है कि इफ ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल देन द फाइंड आउट इन रेडियस बाय फॉलोइंग तरीका से। जैसे कहने का, तो अगर आर निकालना है तो सेम फार्मूला तो सेम ही रहेगा, बट कैसे एस निकालेगा, तो एस बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और हम हीरोज फार्मूला से जानते हैं, हीरोज से क्या जानते हैं, कहिएगा सर एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर होता है। बस तीनों साइड रहेगा पता, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा और एरिया ऊपर डाल दीजिएगा, और सेमी पेरीमीटर यहाँ तो निकल के आएगा ही, वो नीचे डाल दीजिएगा, काट लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इतना इतना इतना, तीनों साइड दे दिया, तो देखिए एस निकालेगा, तीनों जोड़ के 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा 21। अब यही बटा के नीचे डलेगा, यहाँ पे नीचे डलेगा 21, ऊपर क्या आएगा, तो देखिए रूट अंडर 21 8 7 6, ये क्या है, तो 21 और 21 में से 13 घटा दिया गया, 21 में से 14 घटा दिया, 21 में से 15 घटा दिया। अब यहाँ से जब बाहर निकाले 84 आया, आप ऊपर 84 डालिएगा, अब इसको काट दीजिए, 4 बार में कट गया, बात समझे, ऐसे करके। अगला टॉपिक है आपका कि इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता बड़ी आसान है, इसको जोड़ के इसको घटा के 2 से भाग, इन रेडियस इसके अंदर निकालना है ना। कहने का इन रेडियस क्या होता है, अभी नीचे पिक्चर देखिए, ये माइंड पहले बैठाइए कि मैं इसी में बनाता हूँ। ये बना, अब आपको ये आर निकालना है, ये यहाँ पे इसको जोड़िए और ये से घटा के 2 से भाग दे दीजिए। एक क्वेश्चन भी इस पर है, एग्जाम में आया हुआ। कहा जा रहा है ए सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द 2 साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 15 एंड 18, 15 और 18। ट्रिपलेट से आप बताइए तो जो थर्ड होगा हाइपोटेनस कितना होगा, 17 होगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, देखिए यहाँ लिख दिया 17, 8 15 17 बनता है। ये आर निकालना है, यही मैं ऊपर में भी दिखाया था। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, तो 15 8 कितना होता है 23, 23 में से 17 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 6, 6 को भाग दीजिए 2 से, नीचे 2 लगता है तो 3 आ जाएगा आंसर। अभी राइट सभी ट्रायंगल के लिए मैंने आपको एक बताया, ठीक है। आप उसके बाद आपने देखा किस चीज़ के लिए, राइट एंगल के लिए। अब आप देखेंगे ये जो है ये है आपको किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ये है इक्वालेटरल ट्रायंगल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, सारे डंडा इसके बराबर है। इसका आर निकालना बड़ा आसान है, ऐसे करिए, इसके अंदर सर्कल डाल दीजिए और इस सर्कल का ये निकालना है आर। तो आर बराबर होता है ए बाई, इसका जो साइड है ए बाई 2√3 होता है। क्या होता है, साइड बाई 2√3, 2√3 डालेंगे आपका निकल जाएगा इसका आर का मान।
नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। वैसे समझिए, कहा जा रहा है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों डंडा बराबर होगा इसका। पी क्यू आर को केंद्र बिंदु ए है, पी क्यू आर का केंद्र बिंदु ए है, यह है यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, तो ये 12 है सब। तो पी ए की लंबाई बताइए, पी और ए यहाँ से यहाँ तक का। अब आप एक बात बताइए मेरे को, केंद्र बिंदु ए है और पी ए का लंबाई आपसे पूछ रहा है, इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमने अभी एक चीज़ सीखा है कि आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने का तरीका है भुजा बटा 2√3 लिखते हैं, भुजा 12 है तो 12/2√3, इसको √3 से रेशनलाइज कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो 2√3, गौर से सुनिएगा, 2√3 आएगा तो ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगा। मान के चलिए नीचे m रहता तो जानते हैं ये कि इसका वैल्यू बराबर आया है, ये आया है am का वैल्यू निकला है, am का, बात समझे। अगर am अगर आपने निकाल लिया है तो आपको पता होना चाहिए ये जो कटता है ये किस रेशियो में चलता है, पता है, ये 2:1 में कटता है, 2:1 में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा 2 अनुपात यहाँ से जो यहाँ तक का भाग होगा नीचे ये होगा 1, नहीं 2:1 में कटता है। तो 1 का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 2√3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4√3, यही पूछा था पी ए, तो आपका निकल गया 4√3 इज योर आंसर। कुछ समझ में आया बात, समझ में आया ना। ये यहाँ पता नहीं क्या लिखा गया है, पता है, ये मैं काट दे रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ सरबर कभी कहीं से प्रिंट हो गया है यहाँ पे। ये कैसे आया आंसर, समझ में आया, मैं कोशिश की आपको समझाने का, ठीक है। सर्कल पिक्चर बना के, क्योंकि पिक्चर यहाँ दिया नहीं था तो हमको पता है आपको दिक्कत हो सकता था। तो ये पूरा कंप्लीट आपका इन रेडियस, इन सर्कल, अंतः केंद्र, अंदर त्रिज्या सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग नया टॉपिक लेकर चलेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर, ठीक है, परिकेंद्र कहा जाता है। सरकम सेंटर परिकेंद्र क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस समय क्या था एंगल बाइसेक्टर, इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऑफ अ लाइन बाइसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली, द लाइन्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यदि कोई रेखा किसी रेखाखंड को लंबवत द्विभाजित करे तो रेखा लंब समद्विभाजक कहलाता है। जैसे ये इसको आके 90 पर काटा तो ये दोनों आपस में रेखा क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक कहलाएगा, ठीक है। अब उसी को यहाँ दिया गया है, अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर यही चला जाए एक इसी के चारों तरफ से एक सर्कल बना दीजिए, कहा जा रहा है सरकम सेंटर या सरकम सर्कल इसको बोलेंगे। कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर, यानी किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसका एक चीज़ समझ लीजिए जरा पहले, ये जो डंडा है इस डंडा को बीच से यहाँ से 90 डिग्री पर काटा, इधर से 90 डिग्री पर, इधर से 90, ये तीनों यहाँ से जा रहा है, तीनों का 90 डिग्री, यही हो गया आपका क्या, एक सर्कल बनाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, सेट स्क्वायर होता है ना, सेट स्क्वायर बोलते हैं, नहीं उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे पेंसिल का नोक डाल के गोल घुमाते हैं ना तो एक सर्कल बन जाता है जो तीनों के वर्टेक्स से जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, साइड बाइसेक्टर, बस एंगल बाइसेक्टर नहीं है, भुजा बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। तो तीनों साइड बाइसेक्टर आपके सामने गुजरा, वही हो जाएगा आपका सरकम सेंटर एंड दिस इज द नॉन एज, ये ओ सी नॉन एज सरकम रेडियस, ठीक है। और एक चीज ये तीनों परपेंडिकुलर है, वही बात यहाँ लिखा गया है। अब इसका प्रॉपर्टीज धीरे धीरे पढ़ते चलते आगे बढ़ते चलते हैं। हियर इज द प्रॉपर्टीज, पहला तो समझ ही गए होंगे कि ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से तीन हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है
कि ये जो रेडियस होता है, अगर मैं वर्टेक्स से मिला दूँ इस बीच वाले पॉइंट को, इसको ओ से सूचित करते हैं, तो ये रेडियस बनेगा, इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये खास बात है। इन रेडियस को छोटा वाला आर से, इसको कैपिटल आर से, दो ही को सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल सर्कल की बात करते हैं, और समय सर्कल की बात नहीं करते, उससे रिलेटेड बस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बस ये दो था। जैसे यहाँ पे कह रहा है ओ परिकेंद्र हो तो, ओ द सर्कम सेंटर है, तो एक कंडीशन होता है यहाँ पे क्या, इसका ये डबल एंगल बनता है। यहाँ पे अगर मान के चलिए 40 डिग्री है, तो ये जो अंदर वाला है, यहाँ देखिए ये अगर 40 डिग्री है, तो ये जो पूरा अंदर वाला होगा ये इसका डबल होगा, 80 डिग्री होगा। वही बात कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर इधर से देखिएगा तो इसका ये डबल होगा, इधर से ये डबल होगा। वही बात यहाँ लिखा गया है। क्लियर हो गया? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हुआ, न्यून कोण त्रिभुज के लिए हुआ। ABC क्या है? न्यून कोण। अगर यही राइट हो जाएगा उस समय देखिए क्या कंडीशन होगा, इसे पहले से आप पढ़ चुके हैं। अगर राइट हो जाएगा तो वो सेंटर से जाएगा। कहाँ से जाएगा? सेंटर से। तो इस समय क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, और इसका ये डबल 180 बन जाता है। BOC पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाता है और सेंटर से जाता है। बात समझे? तो यहाँ क्या होता है, इसका डबल 180 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि सेमी सर्कल का जो ट्रायंगल होता है 90 डिग्री होता है। आप समझ में आ गया क्यों होता है? क्योंकि ये बीच से चला जाता है 90 डिग्री होने की वजह से, यहाँ 90 डिग्री बनता है। अब इसको कहीं भी खींच सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका दिल करे यहाँ से खींचने का, तो ये जब यहाँ जाकर टच करेगा तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री ही हो जाएगा। चाहे जितना बना लीजिए, इधर से भी बना लीजिए, इधर बना लीजिए, डजेंट मैटर। तो बस ये नीचे वाला एंगल निकालने का क्या होगा, ऊपर वाला को डबल कर दीजिए, इसको डबल करके नीचे वाला निकाल लेंगे। आगे आइए, एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आपके सामने ये रहा, अब ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, देखिए ये सेंटर से ऊपर चला गया। तो क्या करेंगे उस समय कुछ नहीं करना है। अगर ये नीचे वाला निकालना है तो फर्स्ट कंडीशन वही है, इसका क्या करिए, डबल करके नीचे वाला निकलेगा। ये जितना भी यहाँ पे बनेगा उसका डबल करिएगा, ये नीचे वाला निकलेगा। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है नीचे, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR। PQR में ये सर्कम सेंटर है। आगे कर रहा है QOR 110 है, QOR 110 है। आगे कहा जा रहा है आपको QOR 110 है, OPR 25 है। कहाँ गया? OPR ये 25 है। तो कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। PRQ इसमें ना बहुत लिखा गया है, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। जैसा जैसा कह रहा है ना हम बनाते हैं आपके सामने, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कोई एक कह रहा है ट्रायंगल आप ले लो, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, नाम कहा इसका दे दो आप क्या, PQ और R। ओ सर्कम सेंटर है, तो हमको क्या करना होगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। अब आगे कहा जा रहा है कि 110 क्या है, तो QOR ये 110 है। आगे कह रहा है OPR ये वाला जो है ये कह रहा है 25 है, तो ये निकालना है। PRQ ये पूरा निकालना है। बताओ क्या, फटाफट जल्दी जल्दी, 1 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए ये एक सर्कल जाएगा ऐसे, तो ये रेडियस है और ये रेडियस, तो ये जितना एंगल उतना ही एंगल यहाँ होगा। ये 25 तो ये भी 25, ये 110 है ना 110। तो आप एक बात बताइए, ये एक ट्रायंगल बना तो ये दोनों एंगल बराबर होता है नीचे वाला। बात समझे? तो 110 है, तो ये जो होगा ये 70 हो जाएगा। ये दोनों का जोड़, ये नीचे वाला का जोड़ कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 70। इसको 2 से भाग दीजिए तो ये वो निकल जाएगा 35। तो बस इस 25 में 35 जोड़ दीजिए, 60 डिग्री आ गया ना आंसर, 60 डिग्री। इसमें बहुत सारा लिख दिया था, तो इस तरह का आराम से आप बना सकते हैं। आइए यहाँ देखिए, हमें अब पढ़ना है पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, परिकेंद्र की अवस्थिति, ये कहाँ पे होता है। तो एक्यूट ट्रायंगल में अंदर होता है, एकदम आसान है याद रखना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका तीनों जो एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, उसमें अंदर होता है सर्कम सेंटर। लेकिन यदि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेनस के बीच में होता है। हाइपोटेनस होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, उसका मध्य बिंदु पर होता है। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे रहता है, बाहर में रहता है। इसको इस तरीका से भी हम लोगों ने अभी समझा था। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखिए अंदर में है, यहाँ बीच में है। राइट एंगल ट्रायंगल की यदि बात करें तो देखिए एकदम बीचों बीच है ना, ये सेंटर
ये जो हाइपोटेनस है यहाँ 90 होता है, हाइपोटेनस के एकदम सेंटर पर है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखिए यहाँ से बना यहाँ तक, और सेंटर कहाँ है, बाहर में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के आगे होता है, ये भी याद रखना है। कहाँ होता है, हाइपोटेनस के आगे मिलेगा। ऐसा मत सोच लीजिए दूसरा साइड के इधर उधर मिलेगा, हाइपोटेनस के ही आगे मिलेगा। दिस इज द कंडीशन, हियर इज द पॉइंट, अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे इसकी त्रिज्या के बारे में। तो क्या कह रहा है, परित्रिज्या इसको बोलते हैं, सर्कम रेडियस। किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है, इसे आर द्वारा निरूपित किया जाता है। द सर्कम रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो इसको निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स। जैसे तीनों साइड का प्रोडक्ट कर दीजिए और इसका एरिया निकालिए, एरिया को 4 गुना करके भाग दे दीजिए तो निकल के क्या आएगा, कैपिटल आर। मतलब यहाँ से देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर कहे OB निकालिए तो आपको क्या करना रहेगा, A गुना B गुना C करना रहेगा और इसको भाग देना रहेगा, जो इसका एरिया होगा 4 इंटू एरिया, एरिया इंटू 4 करना रहेगा। बात समझ में आई, इतनी बात समझेंगे, ट्रायंगल का एरिया का 4 गुना करना रहेगा। तो आप निकाल लेंगे क्या, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। एक एग्जाम्पल इस पर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, AB 17 सेमी है, ABC में AB 17 है, AC 9 है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD। यहाँ पे कह रहा है BC पर AD परपेंडिकुलर है बराबर 3 सेमी, यानी कि अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज़ समझ लीजिए ज़रा। यहाँ पे ये भी कह दिया AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD 3 सेमी, AD आपको कह दिया 3 सेमी। फाइंड द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में सर्कम रेडियस निकालना है, तो सर्कम रेडियस क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसे सर्कल जाएगा और यहाँ से यहाँ निकालना है, ये जो सेंटर बनेगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ खींच भी दे रहा हूँ, ये जहाँ भी बने, सपोज यहाँ बनेगा, तो ये है आर, कैपिटल आर, यही निकालना है। तो कैपिटल आर निकालने का तरीका क्या हो जाए, ABC का गुना करना है, यानी इसका यहाँ पे क्या है, तो 17 है, यहाँ 9 है, तो 17 गुने 9 कर देंगे। और नीचे A है, मान लिया कि A है तो A लिख दिया। नीचे ट्रायंगल का 4 गुना करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप देख के ही पकड़ सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। एक ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया निकालने का, हम जानते हैं क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट, हाइट 3 है, ये पूरा 3 है, बात समझे। तो 4 फार्मूला का 4 गुने ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह पर A और हाइट की जगह पर आप डाल देंगे 3, क्योंकि ये 3 दिया था। अब A से A कट गया, 3 से कट गया, कितना बार में, यहाँ से 2 बार में कटा, यहाँ से कटा 3 बार में, टोटल गुना करके आएगा 25.5। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया कि समकोण त्रिभुज, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में था ना। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस का बस आधा कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को 21 और 20 कहते हैं, इस त्रिभुज के परिवृत्त निकालिए। तो परिवृत्त हमको पता है इसी पर कहीं पे होगा और ये आर कहलाएगा, बात समझ में आ रहा है, इसी पर कहीं स्थित होगा। और ये आर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, पहले ये पूरा भुजा पता करिए। तो पूरा भुजा पता करने का तरीका है, ये ट्रिपलेट बनता है 20, 21, 29 का, 20, 21 और 29 का क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर ट्रिपलेट बनता है, बस उसी ट्रिपलेट का यूज किया गया है। ये 29 आएगा, 29 का आधा कर दीजिए, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 29/2, दैट मीन्स 14.5। यह निकाल के दिया गया है, सर्कम रेडियस बराबर हाइपोटेनस/2। एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट में कह रहा है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो बहुत आसान है, साइड/√3 होता है इसका निकालने का तरीका। तो इसमें निकालने का बड़ा आसान तरीका, ये कैपिटल आर है, ये निकालने का तरीका क्या है, साइड को √3 से भाग दे दीजिए। इस पर आधारित यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जरा यहाँ समझिए। यहाँ पे है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, एरिया दे दिया, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC। ABC के बाहर से जो जाएगा वो पूछ रहा है आपसे।
तो एरिया दिया है, हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर बराबर दे दिया, जितना दिया है लिख दिया 36√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, 4 इधर गुना में चला जाएगा, 144 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा इस पर 12 आ जाएगा। अब आर का मान हम अभी देखे हैं कि अगर आपने निकाल लिया साइड, तो साइड में √3 से भाग दे दीजिए, यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसको कैपिटल आर निकल के आया, यानी सर्कम रेडियस निकल के आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझना है, बड़ा आसान एक चीज़ है, लेकिन ये जानकारी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज √R² - 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप जानते हैं एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों चीज़ तो हम निकाल ही सकते हैं। मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये हुआ, तो यस सर, एक इसके अंदर भी तो ऐसे बनता है, तो इसका सेंटर ये हुआ और इसका सेंटर यहाँ पे आया, जहाँ भी है, बात समझे। तो ये जो निकालना है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ये अंदर वाला जो होगा, और बात समझ में आ रही है, बाहर वाला का जो होगा, बाहर वाला का सेंटर यहाँ से यहाँ होगा, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए, उसी का फॉर्मूला है, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी √R² - 2RR। जैसे कैपिटल आर पड़ी त्रिज्या और अंत त्रिज्या। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है, आपके आंखों के सामने है। यदि किसी त्रिभुज की परित्रिज्या 6 सेमी और अंतर त्रिज्या 2 सेमी हो, तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। कैपिटल आर दे दिया, स्मॉल आर दे दिया, कैपिटल आर का स्क्वायर -2RR होता है, वैल्यू डाल के निकाल दिया, दिस इज द आंसर। ये एग्जाम में आया था, लमसम बच्चे छोड़ के आए थे, उनको पता ही नहीं था कैसे निकाले, परेशान हो गए। 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, टोटल 5 तरह का पढ़ना है, जिसमें 2 कंप्लीट हो गया, थोड़ा देर का सेशन है, इसमें 3 और पढ़ेंगे। लास्ट वाला तो बहुत छोटा है, इसलिए 2 ही मान के चलिए कि बच्चा है। अब ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं, लंब केंद्र इसको बोलते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष में विपरीत भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब बोलते हैं। यहाँ से आया है, इसको बीच से नहीं काटा है, डायरेक्ट आया और इस यहाँ लंब गिरा 90 डिग्री। ये भी नहीं है कि ये बराबर काटा, ये मीडियन का काम है, ये डायरेक्ट आके लंब हुआ है, ये इधर जाके लंब हुआ, ये यहाँ जाके लंब हुआ है, यानी ये जो सेंटर बना, इस सेंटर को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अर्थ पे 90 डिग्री, अर्थ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको H से सूचित करते हैं। तीनों में हम लोग देखते हैं, पहले है ये देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ है, बीच में है 90 डिग्री, और राइट एंगल में देखेंगे तो कहाँ होगा आपको पता है, एक तो यहाँ गिरेगा 90 डिग्री, और एक यहाँ आकर गिरेगा, एक यहाँ आकर गिरेगा, ठीक है। और एक यहाँ गिरता है इधर से इधर, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ इस सेंटर से यहाँ गिरा 90, इस सेंटर से इधर 90 गया, इस सेंटर से यहाँ 90 गिरा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे गिरेगी, ऑलरेडी 90 होता है ये दोनों, इस सेंटर से यहाँ 90 और इस सेंटर से यहाँ 90, और इस सेंटर से यहाँ 90 गिरता है, ठीक है। इतनी बात जानना है। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आइए, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, यहाँ समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अभी इसको मैं ढक दे रहा हूँ, इसको भी ढक दे रहा हूँ, मैं दोनों को ढक दिया। अब आपको सिर्फ नीला वाला दिख रहा होगा, ABC, तो ये ट्रायंगल है। अब यहाँ से 90 तो ई पर गिरा दिया आपने, बी से, इस सेंटर से यहाँ तो 90 गिर गया, बट यहाँ से 90 कैसे गिराइएगा, तो इस रेखा को आपको लंबा ले जाना होगा, इधर ये लंबा ले जाना होगा, तब यहाँ से 90 गिरेगा, लंबा ले जाके यहाँ 90 गिरा। अब उसी तरह कहिएगा यहाँ से कैसे सेंटर गिराएंगे, यहाँ से 90 कैसे गिराएंगे, तो इस वर्टेक्स से आपको गिराने के लिए इस डंडा को इधर नीचे लाना पड़ेगा लंबा करके, तब यहाँ गिरेगा। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में 2 तो बाहर होता है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या है उसको समझ लीजिए। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में अभी तक आपने यह समझा कि जो ये तीनों जहाँ मिलेगा वही ऑर्थो सेंटर है, तीनों जहाँ पे मिलेगा। आप कहेंगे सर तो इसमें कहाँ पे होगा, अरे भाई इसमें देखिए, पहले राइट में देखिए, तो राइट में इसको पीछे की तरफ लाइए, यहाँ मिला, यहाँ पे मिला, तो यही हो गया ऑर्थो सेंटर। अच्छा, इसमें कहाँ पे होगा ऑब्ट्यूस में, तो कहेंगे सर आपको मेहनत लगेगा, इसको यहाँ आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, इसको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, इसको यहाँ लेते आइए लेते आइए लेते आइए लेते आइए यहाँ पे, और इसको यहाँ ऐसे ऐसे करके बढ़ा दीजिए। ये जो यहाँ मिला, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। यस, बैक इसको मारना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको यहाँ मिला। इसमें तो ऑलरेडी यहाँ राइट में मिल गया था, जहाँ कोण बनता है वहाँ पे, बात समझे। अब इसको यहाँ से समझिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर। पहला कहा जा रहा है कि तीनों पास कर सकता है एक पॉइंट से ऑर्थो सेंटर, कहना है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। अब इसमें अंदर है,
जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे है, तो शीर्ष पर स्थित होता है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण बनाने वाली शीर्ष पर होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, ऑब्ट्यूस में कहाँ चला जाएगा, तो अभी हमने बताया ऑब्ट्यूस में बाहर हो जाएगा। और बाहर कहाँ होगा, तो इसके इस तरफ में होगा, इसके इस तरफ में होगा। जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगा उसके उल्टा साइड में होगा, विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो कोण होता है, ये जो कोण, इस कोण का एक कॉन्सेप्ट चलता है। देखा आपने, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ है। तो अगर कोई कहे कि ये कोण बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 180 में से इसको घटा देना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, इस कोण को 180 माइनस एंगल ए, बस इतना करना है। अगर इधर का पूछेगा तो 180 माइनस बी, इधर का पूछेगा तो 180 माइनस सी। यहाँ देख लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, कर रहा है एक क्वेश्चन इस पर देखिए। इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज द ऑब्ट्यूस एंगल एंड ओ इज द ऑर्थो सेंटर। इफ बीओसी 54 देन बीएसी इज, बस आराम से निकाल सकते हैं। बीएसी निकालने का तरीका क्या है, 180 माइनस 54, 126 आ जाएगा। अब पिक्चर रहता तो बहुत अच्छा समझ में आता। मैं यहाँ पिक्चर बना देता हूँ। पहले क्या कहा है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है। ए ऑब्ट्यूस है तो यहाँ बी और सी कर देते हैं। एंगल ए इज द ऑब्ट्यूस एंगल एंड ओ इज द ऑर्थो सेंटर। अब इसका ऑर्थो सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा या इधर होगा, तो आप कहेंगे सर इधर कहीं पे होगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अच्छा बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी 54 है। बी ओ सी अगर 54 है तो टेक्निक अभी आपने देखा ही है। बी ओ सी 54 है, आपको ये निकालना है। यहाँ पे गया बी ए सी, तो बस इसका क्या करना रहता है, 180 में से घटाना रहता है। 180 और माइनस 54 यानी 126। अगर यही रहेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो इसमें अंदर मिलेगा आपको ऐसे, तो इसका घटाना है, ये निकल जाएगा। आगे बढ़े, कुछ और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, उसको समझिए। यहाँ कहा जा रहा है बी एच डी एंगल सी एंड सी एच डी बराबर बी। अभी क्या है, मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ। पिक्चर मैंने बना दिया है, अब यहाँ से समझ लीजिए फटाफट। बी एच डी कहाँ पे है, बी एच डी दिस एंगल एंड एंगल सी यानी ये पूरा, जानते हैं ये बराबर होता है, ये पूरा और ये बराबर होता है। अच्छा, सी एच डी दिस एंगल, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, और एंगल बी ये पूरा, ये बराबर होता है। तो इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर। उसी तरह सारे कंसेप्ट आप देख सकते हैं कौन किसके बराबर हो सकता है। इसी से आप दिमाग लगा लीजिएगा। अगर इस एंगल का बात करें, ए एच एफ, ये ए एच एफ की बात करिएगा तो बी के बराबर हो जाएगा। अगर इधर वाला बात करिएगा तो सी का बराबर हो जाएगा। अरे भाई वर्टिकल, इतना तो समझो यार, वर्टिकल अपोजिट समझते हो, ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, ये इसके वर्टिकल अपोजिट है। ये यदि सी के बराबर है तो ये भी सी के बराबर, ये बी के बराबर है तो ये भी बी के बराबर। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके आपको याद रखना। आगे कह रहा है बी एफ एच ट्रायंगल सिमिलर होता है सी ई एच। देखिए जरा कहाँ पे है, बी एफ और एच, ये वाला सही के चिन्ह वाला ये ट्रायंगल, सी ई एच ये वाला सिमिलर होता है। ये दोनों सिमिलर है। और सिमिलर होने का कंडीशन क्या हो जाएगा पता है? जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, बी एच गुना कहाँ पे गया, एच ई, बी एच गुना एच ई बराबर सी एच गुना सी एफ, सॉरी एच एफ। यहाँ देखिए इसका गुना इससे, इसका गुना इसके बराबर होगा।
क्योंकि ये सिमिलर है इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। और भी आप लिख सकते हैं BH, देखिए जरा BH गुना HE, अच्छा ये बात तो मैं बता ही दिया, HE और CH गुना HF, उसी तरह हो जाएगा AH गुना HD, ये तीनों बराबर हो जाएगा, इतना 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 और इतना और इतना, ये सभी आपस में गुना में बराबर होते जाएंगे। उसी तरह आगे भी देख सकते हैं BD गुना DC, BD गुना DC, इसका और इसका गुना करते हैं तो कहा जा रहा है AD गुना DH के बराबर होता है। BD गुना DC, इसका गुना इसका, यहाँ से यहाँ पूरा इतना और गुना इतना के बराबर होता है DH। और उसी तरह सब डायरेक्शन में आप देख सकते हैं BE, कहाँ गया, BE गुना EH, BE गुना EH इतना गुना इतना के बराबर होता है। इस तरफ से भी देख सकते हैं, समझे, वही कंडीशन यहाँ दिया गया है। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात ये समझना है, इसका तीनों साइड को जोड़िएगा ना, तीनों साइड जो है AB है, BC है और CA है, ये हमेशा बड़ा होगा इसके मीडियन के जोड़ से, सॉरी परपेंडिकुलर के जोड़ से बड़ा होता है हमेशा। AD प्लस CA प्लस BE, तीनों को जोड़िए, पूरा लंबा लंबा उससे बड़ा होता है, यही बात यहाँ लिखा है। इस समेशन का मतलब होता है ऐड। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको समझिए तो जरा। यहाँ है कि त्रिभुज ABC में AD एंड BE त्रिभुज के शीर्ष लंब है, ये दोनों शीर्ष लंब है, H पर मिलते हैं इस प्रकार। AH आपको 12 दे दिया, AH 12 दे दिया, अगर HD 9 दे दिया और इधर से दे दिया आपको 4, ये पूछ दिया। तो अभी आपने देखा था इतना गुना इतना बराबर होता है इतना गुना इतना, वही बात लिख दिया, वैल्यू डाल के निकाल लिया। अगर पता नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और अच्छी से कॉन्सेप्ट यहाँ पे है लास्ट में कि इफ H and O आर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, तो हम कह सकते हैं कि इधर का एंगल बराबर होता है। बात समझे। अगर हम कह दें कि ये है आपको ऑर्थो सेंटर और ये है सर्कम सेंटर, तो इस तरफ में जो एंगल बनता है वही एंगल इधर भी बनता है। ये क्या है, इसको समझिए यहाँ से, इस क्वेश्चन से समझ में आपको आएगा। ये एग्जाम्पल से कह रहा है, ये जो पिक्चर है त्रिभुज ABC में बिंदु H त्रिभुज का लंब केंद्र है और O परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र है। और यदि BAH ये वाला, ये कह रहा 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है ये बताइए इधर वाला OAH OAC ये बताइए कितना होगा। अभी आपने रूल देखा, उधर जितना हो उतना ही इधर होगा, 30 डिग्री ये भी होगा। चलिए, तो हमारा अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया, 3 कंप्लीट कर लिया। बस थोड़ा देर का सेशन है, मेरे साथ लगे रहिए, थोड़ा देर में कंप्लीट करके उसके बाद हम विदा करेंगे आपको, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में मुझे करना है सारे केंद्रक। मीडियन की बात करते हैं, मीडियन हम लोग जानते हैं, CBN भी बोला जाता है इसको, यहाँ से आके यहाँ टच करता है। और मीडियन के बारे में कहा जा रहा है कि ये माध्यिका होता है, ये शीर्ष से खींचा जाता है, विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो डंडा होता है ये डंडा के बराबर होता है, मीडियन इसी को बोलते हैं, ठीक है। यदि रेखाखंड AD BC को समद्विभाजित करे तो AD मीडियन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहलाता है, सारे मीडियन जहाँ मिलता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, जिसे G से, ग्रेविटी से सूचित करते हैं, G से। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड, अरे भाई इसी में अगर हम बात कर दें, अगर एक और मीडियन यहाँ से आप खींच दो, ये इसको बराबर काट देगा, ये मिला, यही G हो गया। बस समझ में आई। इधर से और खींच सकते हो, इधर से भी तो जा सकता है ना, ऐसे यहाँ से जाएगा ऐसे, बात समझ में आ रही है, तो ये बराबर काटेगा। चलिए आगे कह रहा है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये तीनों एक ही जगह से पास करता है, जो मैंने अभी बनाकर आपको दिखाया पहला पॉइंट में। अच्छा, सेंट्रोइड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। जैसे ऑर्थो सेंटर क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर, राइट एंगल में उसके शीर्ष पर जहाँ पे राइट एंगल बनता है, और बाहर में था ऑब्ट्यूस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सब हमेशा अंदर ही होगा। अगला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि एक कंसेप्ट चलता है इसमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जो होता है, AD स्क्वायर और CD स्क्वायर का डबल होता है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक अलग तरीका से लिखता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिखना अच्छा रहेगा इसको।
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका कंडीशन से लिखूंगा ना तो आपको याद रहेगा, ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर का आधा, ऐसे समझ में आएगा, अच्छे से याद रहेगा। क्यों ऐसे याद रहेगा बताता हूँ। ऐसे में एक सीक्वेंस बनता है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, उसके बाद ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का आधा, मतलब बी डी स्क्वायर, एक मिनट बी सी लिखना था, बी डी लिख दिया गलती से, बी सी होगा। अरे भाई ये दोनों बराबर होता है, इतनी तो बात समझो, ये बराबर होता है। यहाँ पे ये जो सी डी लिखा, या ऐसे भी तो लिख सकता था आपको कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ बी डी भी तो स्क्वायर लिख सकता था। गलती थोड़े ना होता, गलती नहीं होता, इसलिए गलती नहीं होता भाई मेरे, क्योंकि इधर का लिखो चाहे इधर के लिखो, बात एक ही है। अच्छा यहाँ पे 2 लिखने से अच्छा है, अच्छा यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, यहाँ 2, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर से समझिए एक बार जरा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इसका डबल करके स्क्वायर और इसका आधा करके स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर बाई 2, बी सी स्क्वायर बाई 2, ये याद रखना आसान है। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके डबल कर दीजिए और इसका स्क्वायर करके आधा कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। इसी को लिखा हुआ है लेंथ ऑफ मीडियन। अगर इसी को सॉल्व करेंगे आप, इसी तीनों में से किसी को सॉल्व करिए तो आपका ए डी बराबर ए डी निकलेगा 1/2√2 AC²। कहाँ गया, अरे पहले ए बी लिखता ना, ए सी लिख के कन्फ्यूज कर रहा है, इसको उल्टा लिखिए तब समझ में अच्छा लगेगा। देखिए 2AB² फिर 2AC², दोनों को स्क्वायर कर दिया 2 करके, और माइनस इसमें से BC² घटा दिया, 1/2 बाहर रख लिया। इसी को अंदर भी घुसा के लिख देता है, बटा के नीचे 4 लिख देता है बहुत बार। बात समझ में आया? आइए इस पर आधारित करते हैं। इसको अपोलोनियन थ्योरम के नाम से जानते हैं, अपोलोनियस थ्योरम कहिए, अपोलोनियम थ्योरम कहिए, एक ही बात है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया गया कि यदि ट्रायंगल ABC की भुजा 5 सेमी, 4 सेमी और 2 सेमी है, 4 सेमी, 5 सेमी और नीचे वाला 2 सेमी, तो उसके सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष के समीप वाली भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई बताइए। यहाँ से जो माध्यिका डाला गया उसका लंबाई बताइए, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा है माध्यिका के लिए फार्मूला, जरा ऊपर कर देता हूँ मैं। हमने देखा है कुछ किसी फार्मूला से निकाल सकते हैं आप। आपने देखा है AD बराबर, बाहर में 1/2 था, उसको अंदर ले गया ना, 4 कर दिया, तो 2AB² AC², AB² AC², और इसमें से BC² घटाना है और नीचे 4 होएगा। बस इसको सॉल्व करके आंसर आ गया। अगला कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट को देखिए। कहा जा रहा है इसमें कि ये जो एक ट्रायंगल है, ये मीडियन है, तो ये तो पता चल गया, ये इसके बराबर काटेगा, ये इसको बराबर काटेगा, ये इसको बराबर काटेगा। आगे कहा जा रहा है ये जी से मिला है, तो ये एक कंडीशन बनता है, AG और ये 2:1 में विभाजित करता है। इधर 2 है और इधर 1 है, जहाँ से सेंटर से गिर रहा है उधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट होता है, समझे। और एक चीज़ इसी से रिलेटेड, इसी से बन जाता है एक और, कि AG² प्लस BG² प्लस CG², AG² BG² और CG² बटा के नीचे अगर बात करें तो AB² BC² और CA चाहे AC², ये जो हो जाता है 1/3 के रेशियो में आ जाता है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रोइड इसको बोलते हैं यानी केंद्रक। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इतना इतना इतना, फाइंड द AG² BG² और CG²। तो समझ में आ गया, हम कुछ नहीं करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और 1/3 कर देंगे। अभी आपने देखा ना, यहाँ पे इसी आधार पर निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू डाल देंगे और उधर भेजेंगे तो 1/3 होना जाएगा, वही 1/3 कर दिया गया। अगला कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना है। जैसे एक चीज देखिएगा, AB प्लस AC ये बड़ा होगा AD के डबल से, इसको डबल करिए ना, उससे भी इन दोनों का जोड़ बड़ा होगा। उसी तरह इधर से देखिएगा तो इसका और इसका जोड़ इसके डबल से बड़ा होगा, वही बात यहाँ लिखा गया है। और सभी को जोड़ के कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि AB BC और AC, मतलब तीनों साइड जोड़िए, ये हमेशा इसके तीनों मीडियन के जोड़ से बड़ा होता है, तीनों मीडियन के जोड़ से बड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भुजाओं का योगफल हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी है कि 3 गुने, अच्छा एक चीज आप जानिएगा, ये तो आपने समझ गया कि तीनों भुजा जो होता है वो बड़ा होता है,
तीनों भुजा का जोड़ जो होता है मीडियन से बड़ा होता है, लेकिन बराबर कब होता है ये भी तो आप पूछ सकते हैं। तो जानते हैं बराबर कब होता है, वो इसमें देख लीजिए कि तीनों भुजाओं का 3 गुना करिए और मीडियन का 4 गुना कीजिए, ये आपस में बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो उसका 3 गुना कर दीजिए, और तीनों मीडियन को जोड़ दीजिए उसका वर्ग करके 4 गुना करिए, दोनों बराबर हो जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपके सामने है, इस पे आधारित यहाँ क्वेश्चन भी देखिए दिया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 सेमी है, सभी 3 माध्यिकाओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो बस फटाक से डाल दीजिए, 3 गुने सारे भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 4 गुने सभी मीडियम ए बी सी तीनों मीडियन निकाल लिए। आपको ये निकालना है, इसको आर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 64 है तो 64 गुने 3 और आर का मान 48 आ गया, मतलब तीनों मीडियन का योग आ गया। अगला कॉन्सेप्ट धांसू कॉन्सेप्ट है, एकदम याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इस यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, आप इसको बंद कीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बात समझे, को जोड़ दीजिए और इसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए, बराबर होता है। एक और तरीका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए डी का स्क्वायर और मेरा ये उंगली पर ध्यान दीजिएगा, ए डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर करके इसको 4 गुना करिएगा ना तो ये किसके बराबर होगा पता, 5 गुने ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िए और 4 से गुना करिए, इसके 5 गुना के बराबर होता है स्क्वायर के। एक और कंडीशन होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसके 5 गुना के बराबर होता है स्क्वायर के। इसका स्क्वायर सिर्फ जोड़ देना है तो इसके 5 गुना के बराबर होता है। इन दोनों इक्वेशन से निकल के आता है कि इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना ये मीडियन होना जरूरी है। अगर ये मीडियन है उसी समय ये काम करेगा। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है जब मीडियन 90 पर कट जाए, ये मीडियन है दोनों, ठीक है, अगर ये 90 पर कट जाए उस समय क्या कंडीशन हो जाता है कि जैसे सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बराबर हो जाता है 5 गुने ए के स्क्वायर के। इधर का स्क्वायर इसके 5 गुना के ए के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगला पॉइंट में आप समझेंगे कि मान के चलिए ये अगर ये कोई पॉइंट है और यहाँ कह रहा है कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर होगा, बट इसमें करना होगा क्या, एक तरफ में कि आपको पी सी स्क्वायर जोड़ना होगा, इसके साथ इधर वाला तो इसके साथ इधर वाला जोड़िएगा तो बराबर होगा। इसको इससे अच्छा जानते कैसे लिखने पर याद रहता है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ए बी स्क्वायर और माइनस बी पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर। ऐसे याद रखना आसान है कि इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, बराबर रहता है। ऐसे याद रखना आसान है, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों बराबर होता है। ये तो अभी मैंने बताया ही कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी कुछ बात आपको जानना है कि मीडियन और भी कमाल करता है। मीडियन ना 2 बराबर एरिया में काटता है, इधर का एरिया बराबर होता है। अगर मान के चलिए इसका जो सेंटर बना था, सेंट्रोइड जिसको बोलते हैं, तो ये 3 पार्ट बना ना, तीनों त्रिभुज से जो बना ट्रायंगल, ये तीनों का एरिया बराबर होगा। देख रहे हैं x/3 अगर मान के चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं तो जितना बना इस सभी का एरिया बराबर होगा, x/6 मीडियन का ये कमाल है। और इस पे आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में ए डी बी ई एन सी एफ माध्यिकाएं जी है, जी पर मिला है, प्रतिच्छेद करती है। तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 204 है, इसका पूरा का क्षेत्रफल 204 है, तो आपसे पूछ रहा है जी डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कहाँ पे है, जी डी, एक मिनट, जी डी एफ सी, जी डी, अच्छा जी डी गड़बड़ लिख दिया है, पता है जी डी एफ सी नहीं होता, जी डी सी एफ होता, वही से कंफ्यूज हो रहे थे। अब सीक्वेंस बना ना, जी डी, मैं मोटा कर दे रहा हूँ, जी डी, इतना समझदार हो गए होंगे कि ये 204 जो दिया हुआ है ये 6 यूनिट का वैल्यू होगा। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है तो 6 यूनिट, आपको 2 यूनिट का निकालना है, निकाल लिए 68 आंसर आ जाएगा। बात समझे। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये काम करता है, यहाँ कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं कहिए, ये पॉइंट है अगला, कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं और केंद्रक को मिलाने से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मूल भुजाओं के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग होता है। इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करें ओ एफ ई, कहाँ पे है देख लीजिए, ओ एफ ई, ये जो बना यहाँ पे ये वाला,
ठीक है। ये जो है इसका एरिया अगर आप पता करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 12वां भाग करना है आपको पूरे के एरिया का, क्योंकि इसमें ट्रायंगल कितना है देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस सारे का एरिया बराबर है, तो ये इसका कितना होगा, बात समझ में आ रहा है, 12वां भाग हो जाएगा। अगर मैं इधर का बात करूं, ओ एफ डी इधर वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 पार्ट हो जाएगा पूरे का। बस समझे, इतनी बात आपको समझना होगा। यहाँ पे जो आगे पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है, एक चीज़ अच्छा बात है ये भी कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड भुजाओं के मध्य के शीर्ष को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा, AG रेशियो GO कहाँ पे है, AG रेशियो GO यहाँ तक, ये है 3 रेशियो, ये 3 भाग है और ये अंदर वाला 1 भाग है, समझे, इस तरह का ये बंटता है। तो यहाँ से यहाँ 2 भाग होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 3, क्योंकि बीच में कटता है। तो कहा जा रहा है, नोट करना है, G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। मैंने कहा था ना, AD का मिड पॉइंट G हो जाएगा, और मिड पॉइंट होने का मतलब ये नीचे वाला पार्ट 2 हो जाता है, ये 2, ये 1 और ये 3 पार्ट में कट रहा है। आगे टॉपिक में है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी गई हो तो हम एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसिडरिंग मीडियंस एज साइड। मान लीजिए कि जो मीडियन है, कोई एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल हुआ, इसमें ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल, आपको मीडियन का लंबाई दे दिया, मान के चलिए एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, और कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसका टेक्निक हो जाएगा, 4/3 कर दीजिए, और ये तीनों को मान लीजिए ट्रायंगल है, तो उसके बाद एस निकालिएगा, 4 + 3 + 6/2, यहाँ से एस निकल जाएगा। उसके बाद बस √S, S - A, S - B और S - C लगा दीजिए। मान लीजिए कि ट्रायंगल का भुजा है और इससे निकालिएगा ना, तो आपका एरिया निकल जाएगा त्रिभुज का। ये तरीका से निकाला जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, स्टार में मार दे रहा हूँ, करा लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र। यानी कि लंब केंद्र, जिसको बताया था मैं, ऑर्थो सेंटर जो अर्थ पर आके गिरता है 90, सेंट्रोइड केंद्रक जो मीडियन बनाता है, और सर्कम सेंटर जो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, जो 90 डिग्री वाला आकर मिलाता है, जो भुजा का 90 डिग्री वाला परिकेंद्र। तीनों एक ही सीक्वेंस में होता है और इसका रेशियो बनता है कि अगर हम बात करेंगे, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, 2 होता है रेशियो, और सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच में 1 होता है। ये ध्यान रखना है रेशियो, ऑर्थो सेंटर और सेंटर के बीच में 2 और सर्कम सेंटर के बीच में 1 रेशियो बनता है। इतना माइंड में रखना होगा। HC के बीच में G होता है, इतनी बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे देख लीजिए, करा इन अ ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12 सेमी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। किसी त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी 12 सेमी है तथा लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया 12, तो आपको 1 यूनिट का 3 यूनिट का निकालना है यहाँ से यहाँ तक के, तो बस 18 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट 6 तो 3 यूनिट 18। ये रहा आपके लास्ट स्क्रीन पर, इससे स्टार लग चुका है, यहाँ के बाद कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, समझ लीजिए। कह रहा है कि एक सेंटर होता है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 भुजा को बढ़ा दीजिए और इसके बाहर वाला को काट के आगे बढ़ाइए, जहाँ पे मिला यह कहलाता है एक सेंटर। इससे रिलेटेड सारी बातें आपके सामने हैं, मैं पहले भी ये चीज़ बता रखा हूँ। ये निकालने का तरीका, ये बाहर वाला निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये जो यहाँ वाला एंगल है, सामने वाला एंगल, बस सामने वाला एंगल को क्या करिए, आधा करके इसमें से घटा दीजिए, 90 में से घटा दीजिए, ये निकल जाएगा। ये निकालने का तरीका क्या है, 90 माइनस एंगल A/2, ये पहले भी बता चुका हूँ। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर x रेडियस की बात करें, इसका रेडियस निकालना हो यहाँ से यहाँ तक, तो बहुत आसान है। एरिया में जो अर्ध परिमाप है उसमें से ये वाला भुजा घटा दीजिएगा, ये वाला। उसी तरह इसमें भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से S/B घटाइएगा, इसमें B भुजा है, इसमें C भुजा है, तो इसमें C घटाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ है रेडियस निकालने का तरीका कि RS
रेडियस और सेमी पेरीमीटर बटा एस माइनस ए से भी निकाल सकते हैं। और आर एस का से एक और तरीका है रूट अंडर एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और बटा के नीचे हो जाएगा एस माइनस ए से भी निकाल सकते हैं। भैया एस जानते ही हैं सेमी पेरीमीटर होता है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, इस ट्रायंगल का एरिया तो बड़ा आसान है। तीनों अगर रेडियस आपको पता है, तीनों रेडियस पता है बाहर वाला, तो बस कुछ नहीं, रूट अंडर तीनों रेडियस का गुना कर दीजिए। रेडियस 1 गुने रेडियस 2 गुने रेडियस 3। एक और बात आप जान लीजिए कि तीनों रेडियस को जोड़िएगा ना, ये यहाँ से यहाँ, ये सर्कल का यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ से यहाँ, तीनों रेडियस जब आप जोड़ेंगे तो वो 4 गुने इसका सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ना ऐसे, ये जो बनेगा, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर 4 गुने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपको डालना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा कौन सा, ये स्मॉल आर इसके अंदर वाला, ये भी समझना पड़ेगा। ये जो इसका बना ये स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ कैपिटल आर, क्योंकि एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो उसको निकालने का तरीका ही सबका रिलेशन हुआ, बाहर बाहर वाला का जोड़ दीजिए, अंदर वाला का 4 गुना करिए और उसको आर में जोड़ दीजिए, इससे निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगर 2 का गुना करिएगा तो जो सेमी पेरीमीटर उसको डबल कर दिए उसके बराबर हो जाएगा। इसका 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 और इसका इसका अगर गुना करके लिखिएगा रेडियस का बाहर वाला का, एक और फार्मूला यहाँ निकल के आता है, ये काम का नहीं है फिर भी जान लीजिए कि तीनों का स्क्वायर करना है आपको। देखिए स्क्वायर कर दिया तो ये होता है 4 गुने जो ये यहाँ जो वैल्यू था ना इसी का स्क्वायर करके -2 आपको घटाना रहता है इसमें से सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीका के आप निकाल सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक ये सब पर तो क्वेश्चन अभी देखे नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एरिया निकालने का, तीनों दे देता है। तो यहाँ पे आपको सारे केंद्रक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसको अच्छे से 1-2 बार देख के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर कहूँगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला जो चैप्टर आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू।